कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। सौरभ शर्मा आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी आ गए प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं मेरे जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना साहब। जनरल साहब बहुत स्वागत है आपका। और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत है आपका। पैनल देखकर आप समझ गए होंगे बात हो रही है दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। ये जो सीज फायर हुआ है इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच में, ये आखिर कितने दिनों का सीज फायर है? ट्रंप जैसा आदमी, इतना टेम्परामेंटल आदमी, वो कैसे मान गया जो धमकी दे रहा था कि मैं एक सभ्यता खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा और ये दोबारा कभी आ नहीं पाएंगे? उस व्यक्ति ने कैसे 2 हफ्ते की सीज फायर के लिए हामी भर दी? यही सवाल ईरान पर भी लागू होता है, जो रोज सुबह शाम धमकी देते थे कि मर जाएंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। आखिर वो कैसे बातचीत की मेज पर आने के लिए राजी हो गए? और ये दोनों पक्ष ये क्या सोच कर बैठेंगे जब ये आमने सामने आएंगे? इसमें पाकिस्तान की भूमिका पर हमारे देश में बहुत सारे नेता तिल मिला रहे हैं कि पाकिस्तान ने ट्रूस करा दिया, सीज फायर करा दी। पाकिस्तान का रोल क्या था, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। और अभी क्या हो रहा है, मैं आप कोशिश करूंगा कि अगले 35 मिनट में हम आपको पूरा अपडेट कर दें कि अभी तक सीज फायर के बाद हुआ क्या है इन चंद घंटों के अंदर। और ये जानेंगे हमारे मेहमानों से ये रात भर कहानी चली क्या। जब हम और आप सो रहे थे उस वक्त ये सारी पटकथा लिखी जा रही थी। उसमें कौन कौन से देश इन्वॉल्व थे, कैसे ट्रंप को बनाया गया, कैसे वहां मुज्तबा खामेनी को बनाया गया, इसमें चीन का क्या रोल था, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन सर एक स्टेटमेंट है मैं सुनाना चाहता था जिससे इस सीज फायर की जो अभी की स्थिति है वो थोड़ी क्लियर हो जाएगी। जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और यही जाएंगे इस्लामाबाद परसों बातचीत करने के लिए। अभी तक यही कहा गया कि अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस और बाकी 2 और लोग, और ईरान की तरफ से उनके स्पीकर, उनके विदेश मंत्री भी हो सकते हैं, स्पीकर जो गलीबाफ है वो उनका नाम लिया जा रहा है कि वो बातचीत के लिए जाएंगे। जेडी वैंस से सवाल पूछा गया, ये हंगरी में है अभी, ये सीज फायर के बारे में आपको क्या लगता है, ये कितनी टेम्पररी है या कितनी पक्की है? तो उनके शब्द थे कि ये एक बहुत नाजुक सीज फायर है। तो जेडी वैंस ने शब्द इस्तेमाल किए फ्रेजाइल ट्रूस, बहुत नाजुक समझौता अभी चल रहा है, अभी इस वक्त पर है। ये मतलब वो बहुत उम्मीदें नहीं बढ़ा देना चाहते हैं दुनिया की, क्योंकि उनको बातचीत जाके करनी है ईरानियों के साथ। सर ये तो उपराष्ट्रपति हैं, इनके जो रक्षा मंत्री हैं और जो इस जंग के सबसे बड़े प्रोपोनेंट थे, जो सबसे ज्यादा चाहते थे कि ये जंग हो, पीट हेग्सेथ, उनके बयान अभी अभी आए हैं। ईरानियंस वर ह्यूमिलिएटेड एंड डिमोरलाइज्ड, हमने उनको अपमानित कर दिया, डिमोरलाइज कर दिया, वो कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बना पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि ईरानियंस बेग्ड फॉर दिस सीज फायर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं इन्होंने भीख मांगी हमसे कि भगवान के लिए जो है हमें सीज फायर दे दो। ट्रंप से ये पूछा गया है कि क्या ईरान कह रहा है कि वो टोल या पैसे वसूलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकालने के लिए। ट्रंप ने कहा वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग इट एज अ जॉइंट वेंचर, हम एक जॉइंट वेंचर की तरह वहां से जहाजों को निकालने में टोल कमाएंगे, पैसा कमाएंगे दोनों, ये ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने अभी अभी एक वार्निंग भी दी है कि कोई भी देश अगर हथियार बेचेगा ईरान को तो वो जो भी सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है उस पर 50% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। ये भी उन्होंने अभी अभी जो है थोड़ी देर पहले पोस्ट किया है। अब एक जो 10 पॉइंट जिस पर बात करने के लिए जेडी वैंस जाएंगे सर पाकिस्तान, उसमें सबसे बड़ी एम्बिग्युइटी है कि जो उन 10 पॉइंट का जो ओरिजिनल फारसी में जो वो लिखे गए हैं, जो ईरान ने फारसी में दिए थे अपनी भाषा में, उसमें है कि यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार दिया जाएगा। उन 10 पॉइंट में एक है और वो अंग्रेजी में नहीं है, और ट्रंप को उसके लिए भी पोस्ट करना पड़ा, देयर विल बी नो यूरेनियम एनरिचमेंट। तो अभी से विरोधाभास दिखाई दे रहा है। जो ओरिजिनल स्टेटमेंट्स आए सीज फायर के वक्त उसमें था कि लेबनान भी उस जो सीज फायर में लेबनान भी शामिल है, लेबनान में हमला नहीं होगा। और पिछले 40 दिन की लड़ाई का सबसे भीषण हमला इजरायल ने सीज फायर लागू होने के बाद लेबनान में किया, और नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। तो आपकी नजर में ये फ्रेजाइल ट्रूस है, टेम्पररी ट्रूस है, टूटने ही वाली है ऐसी ट्रूस है, या चल जाएगी? नहीं, ये निर्भर करता है कि ईरान का स्टैंड क्या होता है। देखिए अमेरिका 4-5 बातों पर इंसिस्ट करेगा कि जो भी डील हो, जो भी समझौता हो, उसमें एक यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा ईरान,
खासतौर से जो है वो हथियार के ग्रेड का जो बनाने के लिए। दूसरा, जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो देगा। तीसरा, वो जो उसके प्रॉक्सीज हैं उनको वो फंड नहीं करेगा, जिसमें हिजबुल्लाह, हुती और हमास तीनों आते हैं। और उसके अलावा वो ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेगा। तो अगर ईरान इसको मानने के लिए तैयार होता है तो ये समझौता टिक सकता है। देखिए, मेरा मतलब जनरल जो एटमॉस्फेयर है उसमें ट्रंप विलेन है और इजराइल तो हमेशा से परमानेंट विलेन है दुनिया के एक बड़े हिस्से का। कुछ जो भी गलत हो रहा है दुनिया में सब इजराइल ही कर रहा है, सबके लिए इजराइल ही दोषी है। सवाल यह है कि इस युद्ध में अभी तक जो हुआ है जीता कौन है जी। तो भाई लड़ाई हो तो उसमें देखा यह जाता है पिटा कौन ज़्यादा है जी। तो ईरान सबसे ज़्यादा पिटा है। जितने शहर हैं घोस्ट सिटी बन गए सब, कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बचा नहीं है। और आप देखिए, आपके रहबरे आज़म सबसे बड़े जो मजहबी आपके नेता थे उनको मार दिया। आपकी पूरी चेन ऑफ कमांड जो थी 40-50 लोगों की उनको एलिमिनेट कर दिया जी। उसके बाद जो आते गए मारते गए, चाहे इंटेलिजेंस का चीफ हो, आर्मी चीफ हो, IRGC का कमांडर हो, सबको मारते चले गए। अब आप ये कह सकते हैं कि ईरान ने हथियार नहीं डाले, घुटने नहीं टेके, बिल्कुल सही बात है। ईरान ने क्या किया? जो इजराइल पर हमला किया वो उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया, बहुत ज़्यादा। मतलब ईरान को आदत है इस तरह के हमलों की, तो उसको झेलने की। दूसरी बात यह है कि जो खाड़ी के देश थे, खासतौर से GCC कंट्रीज, उनको ईरान ने परमानेंटली अपना दुश्मन बना लिया। एक बड़ा चेंज जो है इस वॉर के कारण ये आया है कि उनको लग रहा है कि हमारा कोई दोष नहीं था, हमारा दोष सिर्फ इतना था कि अपने प्रोटेक्शन के लिए हमने अमेरिका को जो है बेस बनाने दिया। उसके अलावा तो ईरान पर उन्होंने हमला नहीं किया, ईरान का विरोध नहीं किया। और ये जो कहा जा रहा है कि इजराइल के या नेतन्याहू के बहकावे में आकर ट्रंप चले गए, ट्रंप इतने भोले नहीं है। एक तो मैं मानता हूं ट्रंप पॉलिटिशियन नहीं है, ट्रंप बिजनेसमैन है, उनको सिर्फ पैसा दिखता है। इस 1.25 महीने के युद्ध में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है अमेरिका, ट्रंप और उनके साथियों ने। कैसे? वेनेजुएला का जो तेल है खुलेआम बेच रहे हैं, बड़े दाम पर बेच रहे हैं। उनका जो शेल ऑयल है उसका दाम आप देखिए 45, 50, 55 डॉलर के पास था, 90 के ऊपर चल रहा है। अब आप देखिए कि इस युद्ध के बाद क्या होगा। मान लीजिए कि सीज फायर हो जाता है तो खाड़ी के देशों को हथियार चाहिए सुरक्षा के लिए, किससे खरीदेंगे? 4 देश हैं दुनिया में जिनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट हैं वो वॉर टेस्टेड हैं। एक अमेरिका है, रूस है, इजराइल है और चौथा भारत है। रूस से खरीदेंगे नहीं, हथियार चीन भी बनाता है लेकिन चीन के हथियार पर भरोसा नहीं है, वो ईरान का दोस्त है। इजराइल से खरीदेंगे नहीं। भारत की ये स्थिति नहीं है, इतना बड़ा सप्लायर नहीं है भारत कि उनको जितनी ज़रूरत हो उतनी सप्लाई कर सके, तो खरीदेंगे अमेरिका से। तो अमेरिका की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें जो है ओवर टाइम होगा। तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है अभी तक ये अमेरिका के प्री मेडिटेटेड प्लान की वजह से हुआ, वो अपने प्लान की वजह से हुआ है, उसके फायदे के लिए हुआ है। नहीं, ट्रम्प यही चाहते थे, यही लाना चाहते थे दुनिया को। नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि यही लाना चाहते थे, लेकिन जो चाहते थे उनमें से कुछ हुआ है। अच्छा, ठीक है। जैसे रिजीम चेंज की बात करें, मुझे नहीं लगता कि वो रिजीम चेंज चाहते थे। वो जो रिजीम थी उसकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करना चाहते थे वो, और इजराइल नेट फायदे में रहा अमेरिका, नेट फायदे में रहा और अमेरिका, नेट नुकसान में ईरान। इजराइल बीच की स्थिति में है, उसका जो है जो भी एम था वॉर का वो पूरा नहीं हुआ। वो ईरान को पूरी तरह से डीकैपेसिटेट करना चाहता था, वो उतनी मात्रा में नहीं हुआ। ठीक है सर, आपने हमको अभी आगे का भी बता दिया, मैं थोड़ा पीछे का जानना चाह रहा हूं। और अभी सर देखिए, जंग है, भारत पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तान ने भी क्लेम किया वो जीता, ऐसे ही ईरान क्लेम कर रहा है मैं जीता, ट्रंप क्लेम कर रहे हैं मैं जीते, अमेरिका जीता। उनका रक्षा मंत्री कह रहा है कि घुटने टेक दिए, भीख मांगी हमसे सीज फायर की। सर हुआ क्या है ये रात में, और इसमें ज़रा पाकिस्तान वाला भी क्लियर कर दीजिएगा। हमारे देश में बहुत लोगों को बेचैनी हो रही है कि पाकिस्तान ने जो है वो ये सुलह करा दी।
जो ये चंद घंटे थे ट्रंप की धमकी और सुबह की डेडलाइन के बीच में, इसके बीच में किन किन देशों के फोन लाइंस वो जो हैं वो लगातार चल रही थी? पहले पलक किसने झपकाई? हु ब्लिंक्ड फर्स्ट, ट्रंप या मुज्तबा खमेनी? देखिए, रात को जब उन्होंने ये ट्वीट दिया था, रात को बल्कि जब उससे पहले ट्वीट दिया था कि जो सोसाइटी है या सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे वगैरह वगैरह, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को साफ नज़र आ रहा था कि जो मैंने बोला है वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कई सारे इम्प्लीकेशंस हैं। सबसे पहला इम्प्लीकेशन है कि जितनी भी वार्निंग उन्होंने दी और उसके बाद जितनी भी वार्निंग ईरान ने दी कि मैं रिटेलिएट करूंगा, वो ईरान ने किया है रिटेलिएट। तो अगर वो पावर स्ट्रक्चर के ऊपर हमला करेंगे, अगर वो हर चीज़ों के ऊपर हमला करेंगे जैसे जो जो उन्होंने बोला था, तो ईरान भी उतना करेगा। और उसने गल्फ़ में जितने भी वाटर प्लांट्स हैं, एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर उन्होंने भी हमला करना ही है। तो ये क्लियर था कि ईरान पक्का हमला करेगा। तो ये नुकसान जो है ये नहीं है कि सिर्फ ईरान ही बर्बाद होगा, बाकी लोग भी बर्बाद होंगे। तो ये तो एक हो गई कॉस्ट कि इसके बाद में जाहिर है वो कोरी धमकी थी ट्रंप की। हाँ, कोरी धमकी थी ट्रंप की। दूसरी चीज़ ये थी कि उनकी तरीका है नेगोशिएट करने का कि मैं सबसे पहले बहुत बड़ी धमकी दूंगा और उसके बाद में उस धमकी के जो डेडलाइन आते आते जो मुझे बेस्ट डील मिलेगी मैं शायद वो ले लूँ। जैसे इन्होंने बताया कि बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन के हिसाब से सोच रहे थे। दूसरी मुसीबत क्या थी कि एक इंटरनल जो प्रेशर था, डोमेस्टिक प्रेशर, वो भी काफ़ी बढ़ गया था। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी लोग इस हक में नहीं थे कि आप सिविलाइजेशन बर्बाद कर दीजिए। उस टाइम ईरान कुछ भी ऑफर करता वो हाँ कर देते, आप कह रहे हैं? नहीं, ये नहीं मैं कह सकता कि कुछ भी ऑफर करता वो हाँ कर देते, लेकिन हाँ ये था कि उन्हें एक एग्जिट मौका चाहिए था, कि एक एग्जिट एस्केप रूट चाहिए था, कि जो उन्होंने डेडलाइन दी है और उस डेडलाइन में पूरी वर्ल्ड को बता दिया कि मैं विध्वंस फैला दूंगा, तो मैं कैसे एक ऐसा मुझे बहाना मिले कि मैं विध्वंस फैलाने वाली कमिटमेंट पर मुझे ना काम करना पड़े, ठीक है, जाना ना पड़े। ग्राउंड पे क्या हो रहा था? हाँ, अब ग्राउंड पे क्या हो रहा था कि पाकिस्तान बात कर रहा था और ये जो बातचीत थी उनके नेगोशिएटर भी बात कर रहे थे ईरान से। तो ईरान का ये कहना कि हम बात नहीं कर रहे हैं, ये एक पब्लिक स्टेटमेंट थी, लेकिन जो बैक चैनल टॉक्स हैं वो ईरान की भी चल रही थी अमेरिका, बट नॉट डायरेक्टली। नॉट डायरेक्टली, नहीं, कुछ डायरेक्टली भी चल रही थी। अच्छा, जहां तक पाकिस्तान के रोल का सवाल आपने पूछा है, पाकिस्तान का पोस्टमैन या डिलीवरी बॉय से ज्यादा कोई रोल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी उनकी ऐसी खासियत नहीं है कि किसी के ऊपर भी उनका कोई भी होल्ड हो, कोई इन्फ्लुएंस, कोई इन्फ्लुएंस हो। अच्छा, दूसरी मुसीबत क्या थी कि दोनों की डिमांड्स इतनी ज्यादा अलग हैं और इतनी ज्यादा इम्प्रैक्टिकल हैं, कई चीजें दोनों की डिमांड्स में, जो ऑटोमेटिकली एक झटके में तो बराबर ना इनकी बात वो मान पाएंगे ना उनकी बात ये मान पाएंगे। तो सिचुएशन ये थी कि क्या कोई ऐसा सिचुएशन निकाली जा सकती है कि बातचीत करने के लिए राजी हो जाए। तो उसमें जो है, जब ये बातचीत हुई और रात को ये आदान प्रदान हुआ इस बारे में, तो ये लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उसके बाद में थोड़ा सा चीन का भी इसमें हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन को भी कंसल्ट किया। अब अगर आप देखें, ईरान के ऊपर काफ़ी बड़ी लीवरेज है चीन की, क्योंकि चीन सबसे ज़्यादा उनका सामान खरीदता है। $400 बिलियन तेल खरीदने की जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो चीन नहीं किया था जी। तो चीन को भी तब तक क्या हुआ था, कल रात तक चीन को लग रहा था कि भाई जितने भी, अगर अमेरिका कमज़ोर होता है, अमेरिका ईरान से लड़ने के उनका मनोबल कमज़ोर होता है, उनकी रेपुटेशन कमज़ोर होती है, उनकी इन्फ्लुएंस कमज़ोर होता है, तो मेरे हक में है। लेकिन उसके बाद में कीमत अगर जब बढ़ती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल ही बंद हो जाता है, या जो उनके सोर्स हैं एनर्जी के वो बंद खराब हो जाते हैं, अगर ये मान लो जो ट्रंप की जो बातचीत चल रही है अगर और ज़्यादा भीषण बमबारी होती है तो उसमें नुकसान होगा। तो अमेरिका ने एक मैसेज दिया इनको, ईरान को, कि भाई आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए और बातचीत के लिए राजी हो जाइए। ये पाकिस्तान के थ्रू कन्वे किया। ये रिक्वेस्ट या ऑफर या पेशकश अमेरिका नहीं, ये अमेरिका की तरफ से थी कि बातचीत के लिए मानो। हाँ, बातचीत के लिए मानो। ओके। और इसका जो नॉड उन्होंने ये पाकिस्तान ने कंसल्ट किया चीन को, ठीक है, और चीन ने एक इंडिकेटर दिया ईरान को भी और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान को बोला कि भाई आप प्रपोजल बनाइए और उनको बोला कि आप ऐसे कीजिए कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाइए।
तो उन्होंने उनकी एक ईरान की तरफ एक डायरेक्शन थी कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबल राइट। तो जिसको आप ऑफ रैंप कहते हैं मिलिट्री भाषा में, ये दिस ऑफ रैंप वाज आस्क्ड बाय अमेरिका। हाँ, बाय अमेरिका। ब्लिंक पहले अमेरिका नहीं ब्लिंक किया। अमेरिका ने क्योंकि अमेरिका को एग्जिट चाहिए था, अमेरिका को एग्जिट चाहिए, ये क्लैरिटी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अमेरिका मतलब अमेरिका ने कहा हम सीज फायर ऑफर करते हैं, तुम हॉर्मुज खोलो और बात करते हैं। हाँ, बात करते हैं, सही बात। और इसमें चाइना बीच में आया, उसने तेहरान को जो जान फंसी हुई थी वो ट्रंप की फंसी हुई थी, क्योंकि वो बोल के एक बड़ापन जो है ना, बड़ी बात बोल के वो फंस गए थे कि उसमें इस बात को कंफर्म जो चाइना वाली बात है ट्रंप ने खुद किया है। ट्रंप ने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए ये कहा है कि इसमें चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर इस्तेमाल किया, ये बात उन्होंने कहा। और जहां तक ये 10 पॉइंट्स की बात है सर, इसको लेके भी आ गई ये बात। ट्रंप ने स्काई न्यूज से बात करते हुए अभी कहा है कि वो 10 पॉइंट्स आप दुनिया नहीं जानती, मैं जानता हूं वो, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग भी वो चार्टर घूम रहा है ना कि वो 10 पॉइंट ही हैं। ट्रंप ने कहा आई नो द एक्चुअल 10 पॉइंट्स एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन फुल्ली नेगोशिएटेड, दे आर वेरी गुड पॉइंट्स। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं ट्रंप को। और उन्होंने कहा दे आर नॉट द मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स ईरान इज क्लेमिंग। ये कोई मैक्सिमलिस्ट डिमांड नहीं है, मतलब कि कोई ऐसी अनफेयर डिमांड नहीं है जो नहीं मानी जा सकती, मतलब इम्प्रैक्टिकल डिमांड नहीं है, ये ट्रंप कह रहे हैं। साथ में ये भी कहा है बट इफ इट इजंट गुड, अगर ये अच्छा नहीं रहा, वील गो राइट बैक टू इट वेरी इजीली, हम वापस मारपीट पे चले जाएंगे, ये भी वो कह रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि दुनिया, हम कब तक थोड़ा सा चैन में रहें? देखिए, मुझे लग रहा है कि अमेरिका फिर वो पोजीशन में नहीं जा पाएगा जो पहले था, कि उसने कहा था कि हम अटैक करेंगे और उनको बर्बाद कर देंगे। अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन भी इसके खिलाफ हो गया, इस पूरे प्रोसेस के। वॉर का जो कॉस्ट था, अगर ह्यूमन कॉस्ट नहीं भी माने तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा था, जो अमेरिका के लिए अनबेरेबल हो रहा था। अमेरिका का इंटेंशन ये था कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो, रिजीम चेंज हो, उसके बाद लोग सड़क पे आ जाएंगे, उसके बाद जैसे सीरिया लीबिया में हुआ था यहाँ भी हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो एक झटका उनको ये था। दूसरा, अमेरिका बहुत पहले से ही क्लियर था कि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं जाएंगे, यानी जो भी करेंगे वहाँ के लोग करेंगे या इजराइल करेगा, हम वहाँ अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि जान माल की हानि होगी, जो जिसके लिए तैयार नहीं था अमेरिका। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका और इजराइल दोनों का ये इंटेंशन था कि जितनी टॉप लीडरशिप है जो अमेरिका से दोस्ती के खिलाफ है, इजराइल से सुलह के खिलाफ है, उसको पहले ख़त्म कर दो। और उन्होंने सीरीज ऑफ कमांडर्स और उनके सुप्रीम लीडर और उनकी फैमिली सबको ख़त्म कर दिया। उसमें बच गए सिर्फ मॉडरेट लोग जो इस समय लीडरशिप में, मसूद पेजेश्कियान, अब्बास अरागची और गलीबाफ। ये 3 लोग हैं जो मॉडरेट हैं, और मसूद पेजेश्कियान इसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। जैसे शहबाज शरीफ ने 1 घंटे मसूद पेजेश्कियान से बात की थी इन दिनों जब वॉर चल रहा था और तीव्र इसमें था, उसमें भी इस बात पे हुआ था कि कहीं एक ऑफ रैंपिंग दोनों के लिए जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आपको जरूरत नहीं है, हमें भी जरूरत है। और उस शर्त पर यह बात हुई थी कि हम थोड़ा इसको कम करेंगे, शिथिल करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ईरान का ही विनाश होगा और अमेरिका को तो कुछ होगा नहीं, इजराइल को कुछ होगा नहीं उस सेंस में। तो वो मॉडरेट लीडरशिप को वहां बरकरार रखा गया है कि नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप जब आएगी वो, और मुज्तबा खामेनेई कहां है, कैसे हैं, किसी को नहीं पता है, वो एक सिंबॉलिक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव था, जो मिनिमम ऑब्जेक्टिव था, उनका अचीव हुआ। वो रिजीम चेंज नहीं हुई, एक झटका था। दूसरा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे और उसका इकोनॉमिक कॉस्ट पूरी दुनिया को झेलना होगा, वो भी अमेरिका को नहीं पता था। और मैं बार बार ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन भी है कि बिन्यामिन नेतन्याहू ने, जब आप कहते हैं सर ने भी कहा, बिन्यामिन नेतन्याहू ने कुछ मिसलीड किया इंटरनल पोजीशन पे। आखिर मोसाद या CIA का भी इंफॉर्मेशन होगा, उन्होंने ये कन्विंस किया ट्रंप साहब को और अमेरिकन लीडरशिप को कि यहाँ सत्ता परिवर्तन अपने आप होगा, जैसे ही खामेनेई मरेंगे लोग सड़क पे आ जाएंगे, खत्म होगी बात। वहां पर उन्होंने उनको मिसलीड किया कि ऐसी स्थिति वहां थी और वो हो नहीं पाई। और उस मिसलीडिंग उनका जो जेस्चर था या जो कन्वे किया मैसेज उनमें, उसमें ट्रंप आ गए और उन्होंने ऐसा, मुझे लगता है ऐसा उन्होंने किया। हालांकि वो इनोसेंट नहीं थे, वो जानते थे। लेकिन अब जो होगा, आगे क्या होगा, मैं ये बता दूं, अमेरिका पीछे उस पोजीशन पे नहीं जा पाएगा कि वो उतने वॉरशिप्स ले आए, अपने 60,000 वॉर फ्रंट पे दोबारा नहीं जाने, दोबारा उस अभी आप मुश्तबा खामेनेई की बात कर रहे थे तो मैं खबर थी मेरे पास में, वो उसको ढूंढ रहा था। इजरायली सोर्सेज से एक अमेरिका के क्रेडिबल मीडिया हाउस ने इस खबर को छापा है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें खामेनेई का अप्रूवल लिया गया। खामेनेई कम्युनिकेट करने के लिए अभी किसी टेलीकॉम डिवाइस का इस्तेमाल या डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो
जिस कागज के नोट्स जो हैं वो कुरियर के थ्रू वो भिजवाते हैं, केवल ह्यूमन इंटरफेस से वो बात कर रहे हैं। और उन्होंने इसके लिए ग्रीन लाइट दी। एक बार जब बिल्कुल बात फंस गई थी कि फैसला नहीं हो पा रहा था, वो नज जो था कि नहीं बातचीत के लिए तुम लोग हामी कर सकते हो, वो ग्रीन लाइट मुज्तबा खामेनी की तरफ से ही आई। उनके लोग जो भी बात कर रहे थे उनसे। सो खामेनी इसका हिस्सा है। तो इससे कम से कम ये लगता है कि उनका जो सुप्रीम लीडर है, जो हुआ उसके नॉलेज में हुआ और वो भी ये चाहता है कि बातचीत हो जाए। अब सर सवाल ये कि मिला क्या, किसको क्या मिला? चलिए पहले उससे पहले वो पाकिस्तान वाली बात कंप्लीट कर लें। वो जो पोस्ट आया था पहला शहबाज शरीफ का, इसमें ऊपर लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पोस्ट ऑन एक्स, ऊपर एक नोट लिखा हुआ था और उसके नीचे टेक्स्ट था। तो वो तो चोरी पकड़ी गई। वो तो साफ हुआ कि ये तो इनको ये ऑफर कराने के लिए कि 2 हफ्ते के सीज फायर में रिक्वेस्ट करता हूँ ट्रम्प साहब मान जाएं और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, तो ये तो उनको लिख करके किसी ने दिया था। और अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई कोई अगर ये कोई किसी उनके फॉरेन ऑफिस में किसी ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा होता तो वो ऊपर ये तो नहीं लिखता प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पोस्ट, वो लिखता फॉर प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर वर्ड इस्तेमाल करता। सो वो उनको अमेरिका ने रिक्वेस्ट करवाई और रिक्वेस्ट मान ली। भाई जब वो उसके लिए नोबेल प्राइज के लिए करवा सकते हैं तो ये तो और बहुत बड़ी चीज़ थी, इसके लिए क्यों नहीं करवाएंगे? अगर तो ये एक बात साबित हुई जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा था ऑल पार्टी मीटिंग में कि ये देश दलाल है, तो वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सर उसने $5 बिलियन सऊदी अरब से लिखवा लिया, सऊदी अरब दे रहा है उसको $5 बिलियन। तो आप उनको अपनी इस कला पर, अपने इस गुण पर बड़ा भरोसा है कि पैसा तो हमें मिल ही जाएगा, चाहे रो के मिले, गा के मिले, भीख मांग के मिले, जैसे भी मिले, बेइज्जत होके मिलता है, ठीक है हम बेइज्जत होने को तैयार। ऑल स्क्रिप्टेड। जो सर ने कहा कि ट्रंप ने पहले ब्लिंक किया, पाकिस्तान से कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार है। नहीं, मेरा मानना है कि दोनों चाहते थे, ईरान और अमेरिका दोनों चाहते थे कि ये रुके। ऐसा नहीं दोनों में से केवल एक चाहता था, दोनों के लिए परेशानी हो रही थी। ईरान का नुकसान ज्यादा हो रहा था, अमेरिका का जो स्टेचर है और ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, तो एक तो वर्ल्ड इमेज की बात है और दूसरा डोमेस्टिक जो सब मान ली मैंने बात, बट झगड़े में किसी को तो पहले कहना पड़ता है अच्छा चलो कोई तो पहले फोन उठाता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने उठाया कि दोनों, हालांकि दोनों नहीं कर रहे थे, ईरान ज्यादा कर रहा था कि बातचीत हो रही थी। तो ब्लिंक तो उसी समय जिसने भी किया हो कर लिया था जब बातचीत के लिए तैयार हुए। दोनों पक्षों में अगर बातचीत हो रही है तो इसका मतलब अब हो सकता है अमेरिका ने किया, हो सकता है ईरान ने किया हो, या किसी तीसरे देश ने कहा हो कि आप दोनों बात करिए, लेकिन बातचीत हो रही थी। ये तो साबित हो गया। ये जो है सीज फायर 2 हफ्ते का ऐसे नहीं हो गया है कि ट्रंप उठे और हाँ, तो उसके लिए आधार तैयार हो गया था, बातचीत हो गई थी, बहुत से मुद्दों पर सहमति हो गई थी, उसके बाद ये हुआ है। तो इसलिए जो है अमेरिका के लिए मैं कह रहा हूँ, जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे ना कि बहुत कॉस्ट उनको जो है बहुत महंगा पड़ रहा है, मैं इस केवल एक मुद्दे से असहमत हूँ आपके कि उनको कॉस्ट पड़ रही है, उनके लिए महंगा पड़ रहा है। अमेरिका पैसा कमा रहा है और अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता जितनी कॉस्ट आ रही है, वो उनके लिए कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है। आप देखिए कि वो उनके और उद्देश्य क्या थे। वेनेजुएला का तेल सबसे ज़्यादा जाता था चीन को, अब उनका कंट्रोल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से चीन को नुकसान है, और देशों को तो है ही, दुनिया भर को है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को नहीं है, चीन को नुकसान है। तो अमेरिका पैसा कमा रहा है इस युद्ध में, उसने जितना खर्च किया है, जितना गंवाया है, उससे ज्यादा सर मान लेते हैं अमेरिका पैसा कमाने आया था, इजराइल तो पैसा कमाने नहीं आया था। इजराइल का तो जो है जब से पैदा हुआ तब से लक्ष्य है, और ईरान का को घोषित लक्ष्य है कि इस देश को जो है दुनिया के नक्शे पे होना ही नहीं चाहिए। इजराइल जो करने निकला था वो तो नहीं हुआ पूरा, खामेनी सरकार तो रह गई। कभी ऐसे युद्ध में सब चीज आपके मन की हो जाए ये तो नहीं हो सकता है। या तो जो है केक वॉक हो कि आप एक तरफ से निकले और सबको जो रोते हुए चले जाए, तो ऐसी स्थिति तो थी नहीं। लेकिन इतना तो इजराइल ने कर लिया है अमेरिका के साथ मिलकर कि अब फिर से इजराइल के खिलाफ खड़े होने के लिए ये ईरान को बहुत लंबा समय मिलेगा। लेकिन इतनी देर की बातचीत में हम लोगों ने जीसीसी कंट्रीज की बात नहीं की। अमेरिका जो गया
वो इजराइल के कहने पर गया नहीं गया, ये बात जो है वो इस पर बहस हो सकती है। ये सही भी हो सकता है और कुछ हद तक सही हो सकता है, पूरा सही हो सकता है। लेकिन अमेरिका का ज़्यादा इंटरेस्ट था जीसीसी कंट्रीज में, उसके बिजनेस रिलेशन तो वही हैं, उसके जो एयरबेस है या जो दूसरे सैनिक अड्डे हैं वो वहाँ पर है। उनको प्रोटेक्शन का वादा किया था, तो उनको खतरा किससे था? इजराइल से तो था नहीं, वो तो ईरान से ही था। तो इसलिए उनको ईरान से प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस युद्ध में गया था कि ईरान को इतना कमजोर कर दो कि खाड़ी के देशों के लिए खतरा न रह जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके बाद तो खाड़ी का दादा बन के ईरान ही उभरा। हाँ, मैं इसी में थोड़ा सा मैं इसको मैं डिफरेंट तरीके से समझाना चाहूँगा। देखिए, अगर सामरिक तौर पे देखें किसने खोया किसने पाया, तो ये देख के चलना पड़ेगा कि किसका क्या एम था और उसने क्या अचीव किया। अब आप देखिए, अमेरिका का सबसे पहला एम था और 69 जब से 79 से एम रहा है, रिजीम चेंज होनी चाहिए और रिजीम हमारे फेवरेबल होनी चाहिए, सिंपल। वो रिजीम चेंज नहीं हुई। खुमैनी का बेटा खुमैनी अभी इस समय मौजूद है और अभी वो कभी दोस्त नहीं हो सकता, और वो दोस्त नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, जो IRGC की पकड़ है इस समय डिसीजन मेकिंग पर, वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, पहली बात। फिर आती है बात डिग्रेडेशन की। वो मैं इनकी बात से सहमत हूं कि डिग्रेडेशन यानी कि उनकी न्यूक्लियर संस्थान, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी, उनके लॉन्चर्स वो कम हुए हैं और काफ़ी हद तक कम हुए हैं। नेवी उनकी बर्बाद हो गई, एयरफोर्स उनकी बर्बाद हुई है, काफ़ी हद तक बर्बाद हुई ठीक है। और जो कैपेबिलिटी थी उनकी पावर प्रोजेक्ट करने की, ये भी इनका एक एम था, वो भी काफ़ी हद तक वो अचीव कर पाए। अब आप आइए आप ईरान के ऊपर। नहीं सर, ये न्यूक्लियर वेपन, हाँ, न्यूक्लियर वेपन में जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उनके पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है, और ना ही वो उनके पास अभी तक पहुंचने का कोई अंदेशा है। नहीं, क्या वो ले पाएंगे ईरान से? ट्रम्प नहीं तो ले कह रहे हैं हम अभी भी कहा हम लेंगे, नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, निकाल के लेंगे। नहीं, एक चीज ये भी देखनी चाहिए कि वो सही में है कि नहीं। हाँ, नहीं ले पाएंगे। जैसे इराक में जो है WMD था, क्या वैसा ही है या सचमुच में है? नहीं सर, वो तो वो मानते हैं कि सिविल यूज के लिए मेरे पास है। नहीं, मानता ही है। 60% इंटरेस्ट है क्या? नहीं, वो एनालिसिस IAEA का है कि उनके पास है। IAEA का एनालिसिस है, अमेरिका का एनालिसिस नहीं है, ना ही नेतन्याहू का एनालिसिस। बट वो नहीं देगा अमेरिका हाँ, लेकिन वो नहीं देगा। ठीक है, वो बात, वो भी, ये भी एक अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है। तीसरी चीज जो है, अब जब बात आती है ईरान की, अब ईरान का क्या एम था? देखिए, अटैक किया है अमेरिका ने और इजराइल ने, तो ईरान का काम था अपने आप को डिफेंड करना और अपनी रिजीम सर्वाइवल करना। तो ईरान ने सर्वाइव करना था, वो सर्वाइव कर गया। सही। दूसरा था ट्रंप के ऊपर कॉस्ट इंपोज करना और नेतन्याहू के ऊपर कॉस्ट इंपोज करना। काफ़ी हद तक अगर आप रेपुटेशनल कॉस्ट देखें, नाटो में झगड़ा हो गया, आपस में टूट गया तकरीबन। तो ये एक स्ट्रेटेजिक कॉस्ट है जिसको आप गिन नहीं पा रहे हैं। ठीक बात है, आप उसको इकोनॉमी में नहीं गिनिए, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक कॉस्ट है जो वही। अच्छा, दूसरी चीज, चीन के मुकाबले आज की डेट में अमेरिका का रेपुटेशन कहीं ज्यादा नीचे आ गया। काफी सारे लोग जो हैं वो चीन के साथ अलाइन होना चाहते हैं। आप देखिए, यूरोपियन सारे के सारे चीन के साथ बात करना चाहते हैं। तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है, जो इकोनॉमी का मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा, कि डॉलराइजेशन की, पेट्रोल का जो व्यापार है वो डॉलर में हो, तभी अमेरिका का फाइनेंशियल वर्चस्व पूरे वर्ल्ड में है। यह उसका एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस लड़ाई से ऐसा नहीं हुआ। अभी ईरान चीन को बेच रहा है युआन में और वो बेचता रहेगा। हालांकि वो वॉल्यूम इतनी ज्यादा नहीं है, डॉलर में अभी भी बहुत पेट्रोल का ट्रेड हो रहा है, तो इतना भयानक। बट अगेन, जो ट्रंप ने कहा है, अभी इशारा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वो और ईरान मिलके चलाएंगे। नहीं मानेंगे ईरान वाले, तो वो विदाउट डॉलर तो नहीं करने देंगे लोगों को व्यापार। नहीं, लेकिन वो नहीं मानेंगे। वो मुझे नहीं लगता कि ईरान उसको मानेगा। दुनिया मानेगी और पूरी दुनिया नहीं मानेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे उसका मैं एक और कारण बता देता हूं, छोटा सा एक टेक्निकल पॉइंट है उसमें। देखिए, जो पनामा कैनाल और बाकी जो कैनाल है, उसमें जो आर्टिफिशियल कैनाल होती हैं, वहां पे आप पैसा वसूल कर सकते हैं और अपने हिसाब से जिसने बनाई वो कैनाल, उसका कुछ हक होता है कि वो पैसा वसूल कर पाए या उसको अपने हिसाब से चला पाए। जो नेचुरल वाटर्स हैं, जो नेचुरल स्ट्रेट हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो गया, मलाक्का हो गया, वो ग्लोबल कॉमन होता है और उसमें अनक्लॉज के मुताबिक किसी का सर मान लिया मैंने ये, लेकिन ये तो ईरान के 10 पॉइंट पे है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे मेरा दबदबा रहेगा। हाँ, तो ये उनकी मैक्सिमलिस्ट डिमांड है
और अमेरिका जो है वो ट्रंप तो हीरो बनना चाह ही रहे हैं कि नहीं, मे बी चलिए मैं सीधा पूछता हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्री ट्रेड जैसे पहले होता था वो स्थिति आएगी या ईरान वहां पर कंट्रोल करेगा आगे? मेरा अपना मानना है कि वो स्थिति आएगी, क्योंकि ईरान को भी कंट्रोल पूरा वर्ल्ड नहीं करने देगा, हम खुद नहीं करने देंगे, हम भी तो नहीं करने देंगे। कौन चाहेगा कि हम वहां पे क्या कहते हैं टोल टैक्स देंगे, तो और उस चीज पे का टोल टैक्स, हाँ, और कब तक टोल टैक्स दें, और उस चीज में टोल टैक्स दें जिसके ऊपर कानून बना हुआ है। हॉर्मुज फ्री होगा, हाँ, हॉर्मुज फ्री होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, क्योंकि चीन भी नहीं देना चाहेगा। चीन क्यों देगा टैक्स? ठीक है, ना चीन देगा, इसमें चीन, भारत, रूस सबके जो इंटरेस्ट हैं वो भी तो लागू है ना। ठीक है, कल को इंडोनेशिया, मलेशिया कहेगी मलक्का स्ट्रेट पे हम अब टोल टैक्स लेंगे। अभी जो आपने कहा उसको सम अप करते हुए, जो लक्ष्य लेके अमेरिका गया था वो बाय एंड लार्ज पूरे नहीं हुए, और ईरान का जो लक्ष्य था वो उसने लगभग पूरा अचीव कर लिया कि मुझे सरवाइव करना है। बिल्कुल। और एक और छोटा सा 20 सेकंड दीजिए मुझे। और दूसरा ये है कि देखिए आप, अमेरिका की क्या डिमांड थी, कहां से शुरू किया था उसने? अनकंडीशनल सरेंडर से शुरू किया था, ठीक है। और अब वो कहां आ गया है कि अच्छा नहीं, मैं इनकी बात भी मान लेता हूं, सुन लेता हूं। 2 हफ्ते का अच्छा, अब ईरान की जो लड़ाई से पहले क्या डिमांड थी? हरमुज की बात ही नहीं थी कोई लड़ाई से पहले। वो तो ये बोल रहा था कि भाई मेरे को पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर बनाने दीजिए और मेरे मिसाइल पे बात मत कीजिए, यही तो बोल रहा था ना वो। सही बात है। तो यहां से लेके अभी उसकी कितनी ऊपर डिमांड चली बेशर्मी ये है तो अब अगर उसकी डिमांड बढ़ गई है तो इसका मतलब कुछ तो कॉन्फिडेंस आया। बेशर्मी ये है कि व्हाइट हाउस कह रहा है कि हम जीत गए और लो तुम्हारा हॉर्मुज भी खुलवा दिया। जो चीज पहले खुली हुई बोल थी, सकते हैं भाई, उसको कह रहे हैं तो कोई कंट्रोल नहीं। अब जो आप जीसीसी वाली बात कर रहे थे सर, इन खाड़ी देशों की बात कर रहे थे, एक्चुअली तो सबसे ज्यादा खराब स्थिति उन्हीं की है। हाँ, नुकसान उन्हीं का हुआ है। पिटे वो खामखा में। अच्छा, एक आदमी, 2 आदमी की लड़ाई हो साहब, ठीक है, आप कोई आदमी मुझे मार रहा है, एक तो मैं पिट रहा हूं और दूसरा मुझे ये भी आजादी नहीं है कि मैं भी घुमा के एक दूं। वो रिटेलिएट भी नहीं कर सकता, वो केवल एब्जॉर्ब कर रहा है। पूरा 40 दिन उसने केवल मार खाई है, ऑप्शन नहीं है। और अगर रिटेलिएट करते तो खत्म हो जाते। वो रिटेलिएट भी उसको नहीं करने दिया। जिसके भरोसे बैठे थे वो बचा नहीं पाया, अमेरिका प्रोटेक्ट कर नहीं पाया, नहीं तो इतना नुकसान वो होने नहीं देता। खामखा में ये टैग लग गया कि ये तो इजराइल के सगे हैं, ये बदनामी मूल्य पूरी मुस्लिम दुनिया में उन्होंने भी, ये तो यही दिखाना कि ये तो अमेरिका और इजराइल की साइड में खड़े हैं। सर आप मुझे बताएं, ये देश जो है आने वाले वक्त में, जैसे सर ने कहा कि इनका और ईरान का भरोसा हमेशा के लिए टूट गया। अब ये केवल बैर है, दुश्मनी है इनके और ईरान के बीच में। मैं किसी एक एनालिस्ट को पढ़ रहा था और वो इजरायली थे, बल्कि सुन रहा था मैं उनको। उन्होंने कहा कि इसका जो सबसे बड़ा नुकसान इजराइल को है वो ये कि ये पूरा जो एरिया है जीसीसी वाला, खाड़ी देशों का, मुस्लिम दुनिया का, ये सब जान गए, इनको ये समझ में आ गया ये सब इजराइल का किया धरा है। अभी जो अब्राहम एकॉर्ड कराने चले थे अमेरिका वाले कि इसको कबूल कर लो इजराइल को, अब वो नहीं करेंगे। उनको ये लगा कि ये सारी परिस्थिति इजराइल की वजह से पैदा हुई है। आप इससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इजराइल ही प्रोपोनेंट था इस वॉर का। अगर अमेरिका के इंटरेस्ट थे इसमें, कहते थे डेथ टू अमेरिका, और हर चीज़ अमेरिका सेंट्रिक पॉलिसी रही इनकी पिछले 46-47 साल में, लेकिन अमेरिका इतना भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था कि यहाँ जाके उनको अटैक करना पड़े। उसका इमीडिएट प्रोवोकेशन इजराइल ही था, और इजराइल का भी वो था कि अब चारों तरफ घुमा दो। हमास को उन्होंने परास्त कर दिया, हिजबुल्लाह को लगभग खत्म कर दिया है। अब ईरान ही एक ऐसा खाड़ी का देश है जिसको उन्होंने परास्त नहीं किया। इतिहास में देखें तो 67, 73, 48, इन तीनों बार में इन्होंने पूरे गल्फ स्टेट्स को इन्होंने डिफीट किया था। लेकिन ईरान उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था। बेंजामिन नेतन्याहू का वो स्टेटमेंट मुझे बार बार याद आया, कहते थे कि 40 साल से मैं ये दिन देख रहा था कि ऐसा आएगा, और इंतजार। आप ये समझिए, अमेरिका इस समय स्ट्रैटेजिक डिफीट हुई है इसकी। यहाँ पे 2 तरह की डिफीट होती है ना, एक तो पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया बांग्लादेश वॉर में भारत के सामने, हम सब ने देखा। दूसरा था एक स्ट्रैटेजिक डिफीट होती है जो रूस इस समय यूक्रेन के सामने फेस कर रहा है, कि इतना बड़ा देश जो 15 दिन में उनको परास्त कर सकता था, 1500 दिन में भी परास्त नहीं कर पाया है, और अभी भी यूक्रेन उनसे लड़ा जा रहा है। यहां भी अमेरिका एक्सपोज हो गया। अमेरिका एक्सपोज कैसे हुआ कि एक तो वो परास्त कर नहीं पाए, बूट्स ऑन द ग्राउंड ले नहीं पाए, जो अनकंडीशनल सरेंडर था वो कर नहीं पाए। दूसरा, उनको नेटो ने त्याग दिया। जीसीसी के कंट्रीज जो उन्होंने कहा कि हम बेसिस इसलिए चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, वो सुरक्षा उनको नहीं मिली, तो ये भी कहेंगे कि हम क्यों इतना इंपोज करें अपने कॉस्ट, क्यों सॉवरेनिटी अपनी कॉम्प्रोमाइज करें, अपनी संप्रभुता कॉम्प्रोमाइज करें। फाइनली अमेरिका इस शॉक से मुझे लग रहा है आने वाले 10 साल तक उबर नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरह की पराजय, सामरिक पराजय हुई है वहां पर, और अमेरिकन को यह लगने लगा कि ये
अगला स्टेप क्या लेंगे, क्योंकि जिस तरह से ना दोस्त को छोड़ते हैं दुश्मनों को तो छोड़ ही दीजिए। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजिक कॉस्ट है जो इस ईरान वॉर में उसको बेयर करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका इस समय उस वापस पोजीशन में, मैं बार बार कह रहा हूं, जो 30 दिन पहले था, 40 दिन पहले था, कि वो अटैक करके इतने ट्रूप्स को मोबिलाइज करके, नेवी मोबिलाइज करके, और अमेरिका ने भी क्या था, जितने भी उनके नेवल शिप्स थे और ये थे, उन्होंने 300 किलोमीटर दूर रखे थे वहां से, कि वहां से इनके स्ट्राइक जो मिसाइल है वो नहीं जा पाए। आपने भी कहा कि ये एक स्ट्रेटेजिक नेट हार है अमेरिका की, सर भी यही कह रहे थे। बिल्कुल ठीक। आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ का नुकसान जो है, अगर हार है तो दोनों तरफ। इतिहास देखिए ना, अमेरिका कौन सा युद्ध जीता है? वियतनाम कितना 10 साल लड़ा, कितने साल लड़ा? 75,000 सैनिक मारे गए, 2,500 एयरक्राफ्ट गिरे। 17 साल शायद, 17-18 साल। 20 साल जो है अफगानिस्तान में लड़े आप, 10 साल आप इराक में लड़े। सर अब नेट इस इलाके में शांति आएगी कि नहीं आएगी? नहीं, शांति तो इतनी जल्दी नहीं आने वाली। नहीं आएगी। देखिए क्योंकि मामला है दादागिरी का, अधिकार का, आधिपत्य का। किन के बीच में? पहले तो जो है मुस्लिम वर्ल्ड के बीच में है, शिया सुन्नी लग रहा था, फिर उम्मा की बात होने लगी। अब ईरान जो है से खाड़ी के देशों के लिए डर या खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ईरान के लिए अब खोने के लिए कुछ नहीं है ज़्यादा। तो लेकिन नुकसान करने के लिए बहुत है उनके पास। ठीक है। तो ये टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई हो गई है। इजराइल संतुष्ट हुआ? इजराइल संतुष्ट तो नहीं होगा, लेकिन इजराइल दुखी भी नहीं होगा। अच्छा। कि हम जिस युद्ध में गए उसमें कुछ नहीं मिला, उसका नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका सर्वाइवल इसी पर टिका है कि ईरान कमजोर हो और कमजोर रहे। अपने घोषित दुश्मन को कमजोर कर पाया। हाँ। कुछ ये उसको कर पाया। एक समय इतना ही है, मैं आपको एक रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव, इनकी अमेरिका से बहुत चलती है खट्टी मीठी। इन्होंने एक पोस्ट किया, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो सर। इन्होंने कहा ईरान हैज टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर वेपन, पहली लाइन थी, एंड इट इज कॉल्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये ईरान ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया और इसकी कोई काट नहीं है किसी के पास। आगे भी जाकर के अगर ईरान के ऊपर कभी उसको खतरा महसूस होगा, उसको मालूम है उसको क्या करना है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का 33 किलोमीटर का एक इलाका है, उसको जाम करना है, और पूरी दुनिया परेशान होगी जो पिछले 40 दिनों में रही है। अभी देखिए परसों से इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होती है, तो वहाँ कहाँ तक गाड़ी आगे बढ़ती है और पाकिस्तान जो है कैसी मेज़बानी करता है इन देशों की, वो बातें फिर आगे होंगी। सर आज समय इतना ही। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका, जनरल साहब, प्रोफेसर साहब बहुत धन्यवाद आपका।